Hello friends, welcome back to my channel. This is Priyanka and this video is related to CTET and other competitive examinations. अगर आप CTET की या फिर कोई भी competitive examinations की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे स्टडी क्विज चैनल से आप जरूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे मैं NCERT बुक साथ में ग्रामर्स और पेडागोजी सेशन सब कंप्लीट करा रही हूँ। तो स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, आज हम लेके आए हैं हिंदी व्याकरण और ये हमारा दूसरा चैप्टर होगा। और ये मैं कहीं बुक से अदर बुक से लेके नहीं आई हूँ, बिल्कुल बेसिक से, यानी क्लास 5 की स्टूडेंट की मैं बुक लेके आई हूँ। मैं ऑलरेडी एक दो वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ, वो वीडियोस जाके आप देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको दिखाया है कि कैसा ये बुक है, बच्चों की ये बुक है बिल्कुल क्लास 5 की, और उसी से मैं लेके आई हूँ, क्योंकि जितने अच्छे तरीके से छोटे छोटे बच्चों के बुक में दी गई रहती है, उतने बड़े बड़े लोगों के बुक या फिर कोई भी बुक प्रकाशन का बुक अगर आप लोग लेके आ रहे हो तो उसमें बढ़िया से नहीं दिया गया रहता है। इस कारण मैं बिल्कुल बच्चे की बुक लेके आई हूँ और उसी से मैं स्टार्ट करूंगी। और एक लेसन मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ, उसमें भाषा और व्याकरण के बारे में मैं पढ़ा चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे वर्ण विचार, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट करने से पहले मैं इतना ही बोलूंगी आप सभी से कि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर किया कीजिए। चैनल पे मेरे नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कोई भी स्टूडेंट अगर व्याकरण की तैयारी करना चाहते हैं उन्हें भी ये शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। मैं गारंटी आपको देती हूँ कि कहीं भी आपको इस तरीके से पढ़ने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर चूंकि आप देख रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है वर्ण विचार। इसको इंग्लिश में फोनोलॉजी कहते हैं। नोट डाउन कीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। खास तौर पे जो सीटेट के स्टूडेंट्स हैं, जो हिंदी चूज किए हैं अपने लैंग्वेज में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फोनोलॉजी का मतलब होता है वर्ण विचार। अब इसकी डिफिनेशन, चूंकि ये बच्चे की बुक है तो एक कविता के जरिए यहाँ पे सिखाया गया है, जिसे हम लोग जान लेते हैं। वर्ण या अक्षर नाम है मेरा, खंड ना हो भाव है मेरा, भाषा की छोटी इकाई भूल ना जाना मुझको भाई। देखिए, ऐसे भी आपको एक पोयम के जरिए एक 2 लाइन मात्र दी गई है, इसके जरिए भी इसका आप लोग डिफिनेशन समझ सकते हैं, ठीक है। तो यही याद कर लीजिएगा, आप लोग के लिए काम हो जाएगा। अब जान लेते हैं इसके बारे में। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा, जो हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, यानी क्लास 4 में पढ़ चुके हैं, उसकी बात कर रहा है। मुंह से निकलने वाली वे ध्वनियां जिसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते, वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला 2 प्रकार के वर्ण है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। मैं पहले ही कह चुकी हूँ, ऐसा आपको कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलेगा। आप डिक्टो कहीं भी चैनल को आप ऐसे खोल के देख सकते हो, ऐसा आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट ये आपको एक छोटे से बच्चे की बुक से लेके आ रही हूँ, ओके। तो ये है वर्णमाला, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। स्वर मीन्स होता है अ आ ई। जब आप आपके घर में बच्चे हो या फिर अभी जब बच्चे होंगे तो ये सब पढ़ चुके होंगे। तो ये इतना ही याद रखिएगा कि अ से लेके औ तक अंग अ शामिल नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा। अ से अ तक जितने आते हैं उन्हें कहते हैं स्वर वर्ण, और व्यंजन में आते हैं ह तक, ठीक है। आप ये क ख ग घ अंग ये जितने हैं ये क वर्ग, च छ ज झ जितने हैं ये च वर्ग, ट ठ ड ढ अड़ जितने हैं वो है ट वर्ग, ठीक है। त के जितने समूह हैं त वर्ग के, प के जितने समूह हैं वो प वर्ग के, ओके। अब यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं, इसको छांट के अलग कर दिया है। अब आगे इसको देख लेते हैं। अब ये कौन कौन से वर्ग में आते हैं, इसको नोट डाउन कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। खास तौर में अगर आप लैंग्वेज में हिंदी चुने हो, सीटेट में लैंग्वेज में हिंदी चुने हो, तो इससे तो आप 2 नंबर रख ही लो अपने जेब में, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अन्य वर्ण के बारे में जान लेते हैं। पहला है संयुक्त वर्ण। मैंने बोला था आपको कि छ त्र ज्ञ और श्र इसमें ऐड नहीं किया है, तो ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। आगे है अनुस्वार, ये अंग होते हैं, ठीक है। अनुनासिक अंग और विसर्ग अह। तो इन सबको नोट डाउन कीजिएगा। सीटेट में या फिर कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आपके हिंदी आते हैं उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक से है। थर्ड है अतिरिक्त वर्ण, जिसमें अंग और ढ आते हैं, ओके।
फोर्थ है दूसरी भाषाओं में आई आगत ध्वनियां आ से अंग्रेजी और ज और फ अरबी भाषा से आई हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसे छोटा कर दे रही हूँ। स्क्रीनशॉट लेके ऐसे आप स्क्रीनशॉट अभी आप ले सकते हो। ओके, लेके और नोट डाउन कर लीजिएगा कौन कौन से। ऊपर तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा ऑलरेडी, लेकिन नीचे के बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। अब आती हूं मैं स्वर पे। देखिए बिल्कुल बच्चे की बुक है, इसलिए थोड़ा हो सके आप लोगों को साफ साफ न दिखाई दे, बट प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मैनेज जरूर कीजिएगा। पढ़ने वाले कैसे भी पढ़ लेते हैं। ओके, वे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, मतलब जो किसी से हेल्प ना लो। जैसे आप बोलते हो ना अपने आप को सेल्फ डिपेंड हूं मैं, किसी का हेल्प नहीं लेती या फिर लेता, तो वही समझ लो, वही है स्वर। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर हैं, ये 2 तरह के लिखे जाते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में आए कि हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर हैं, 11 है, और ये 2 तरह से लिखे जाते हैं। पहला है इसमें अपने मूल रूप में, ओके, और दूसरा है इसमें मात्रा के रूप में। याद रखिएगा, मूल रूप पे, मात्रा रूप में। मूल रूप में कौन कौन से आते हैं? अ, ई, ओ, ए। ठीक है, और मात्रा रूप में च प्लस आ, जैसे चा यानी चाबी, प्ल प्लस ए यानी पेड़। ओके, तो पे बन गया, पे से पेड़, यानी मात्रा के रूप में, मात्रा जिसमें लग जाए उसमें। अब स्वर के भेद आते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ओके, अब आते हैं स्वर के भेद के बारे में। उच्चारण के आधार पर स्वरों के 3 भेद किए गए हैं। ओके, 3 भेद किए गए हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इतना डीपली नहीं पढ़े होंगे, मैं स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दी थी, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है और वहीं से क्वेश्चन निकाल के देता है सीटेट एग्जाम में। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से हैं? जिन स्वरों को बोलने में सबसे कम समय लगता है। ठीक है, सबसे कम समय जिसमें लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें छोटे स्वर भी कहा जाता है, ये भी नोट डाउन कीजिएगा। जैसे अ, ई, आप फट से जैसे मुंह से निकालोगे इनकी ध्वनि निकल जाएगी। ओके, अ, ई, उ, री, ये 4 ह्रस्व स्वर है, ये भी नोट डाउन कीजिएगा, मात्र 4 है। सेकंड है इसमें दीर्घ स्वर। ओके, दीर्घ स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण से दुगना समय लगता है, उनसे डबल। जैसे अ के बदले आ आ गया, छोटी ई के बदले बड़ी ई आ गई, छोटा ऊ के बदले बड़ा ऊ आ गया। ठीक है, साथ में ए, ओ ऐड हो गया। 7 दीर्घ स्वर है, नोट डाउन कीजिएगा। आगत स्वर आ भी दीर्घ स्वर है। ओके, इन्हीं बड़े स्वर कहते हैं। ठीक है, इन्हें बड़े स्वर कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, छोटे स्वर और बड़े स्वर। अब आते हैं प्लुप्त स्वर के बारे में। इन्हें बोलने में ह्रस्व स्वरों से उच्चारण में तिगुना समय लगता है, जैसे ओम प्लुप्त स्वर का ही है, ये नोट डाउन कीजिएगा, इसे तो बार बार रिपीट होते आए हैं एग्जाम में क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लेके और याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आते हैं अनुस्वार। अब अनुस्वार की मात्रा, इसका उच्चारण करते समय नाक से ध्वनि निकलती है, जैसे गंगा, कंचा, अंग, कंस, पंख आदि। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, वरना 2 नंबर जरूर एग्जाम में गलत करके आओगे। ठीक है, सेकंड है अनुनासिक। ठीक है, अनुनासिक, इसका उच्चारण करते समय ध्वनि नाक और मुंह दोनों से निकलती है, नाक और मुंह दोनों से, जैसे कांच, चांद, अंगूठी, हस, 5। ओके, तो ये याद रख लेना कि ये जिसमें लग जाए वो अनुनासिक है। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे ही याद रखिएगा। विसर्ग, इसका उच्चारण ह की तरह किया जाता है, जैसे प्रातः, अतः, पुनः आदि। यह हमेशा व्यंजन के बाद लिखा जाता है, ये भी नोट डाउन कीजिएगा। अब आते हैं आ। यह ध्वनि अंग्रेजी भाषा से आई है। अंग्रेजी भाषा से आए शब्दों में से इसे आ के ऊपर चंद्राकार रूप में लगाया जाता है, जैसे मॉल, बॉल, डॉक्टर, हॉल, कॉफी, कॉल, हॉकी। ठीक है, ये याद रखिएगा और इसको स्क्रीनशॉट लेके जरूर नोट डाउन कीजिएगा, ऐसा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। अब आते हैं स्वरों की मात्राएं, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्वर यदि व्यंजन से पहले जुड़ते हैं तो वे अपने मूल रूप में लिखे जाते हैं।
पर स्वर जब व्यंजन के बाद जुड़ते हैं तो वे अपने मूल रूप में न जुड़कर कुछ निश्चित चिन्हों के रूप में जुड़ते हैं। याद रखिएगा, इन चिन्हों को स्वर की मात्राएं कहते हैं। अ को छोड़कर बाकी सभी स्वरों की मात्राएं होती है, ये भी नोट डाउन कीजिएगा। अ को छोड़कर बाकी सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। स्वरों के मूल व मात्रा रूप में प्रयोग यहाँ पे दिखाया गया है। इसे मैं बिल्कुल छोटा कर दे रही हूँ, इतना तो आप कर ही सकते हो, कम से कम देख लेना और देख के समझ लेना। अगर आपको लिखना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में बैठ के लिख लेना। ओके, अब आती हूँ मैं, ध्यान दो। यहाँ पे कह रहा है ध्यान दो। र में उ और उ में र के नीचे न लग के इसके बीच में लगती है, जैसे र उ प्लस रुपया या रुई, र प्लस उ रू यानी रूप या अमरूद। ओके, ये नीचे या ऊपर ये सब नहीं लगती है बल्कि बीच में लगती है। अब आते हैं हम लोग व्यंजन वर्ण के बारे में जान लेते हैं। व्यंजन वर्ण स्वतंत्र नहीं होते हैं। क्वेश्चन यहीं पे बन गया आपका, कौन सा ऐसा वर्ण है जो स्वतंत्र नहीं होते हैं? व्यंजन वर्ण। इन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। प्रत्येक व्यंजन वर्ण में अ स्वर मिलता रहता है। बिना अ के व्यंजन वर्ण को हलंत, ये भी कीजिएगा आप लोग। साइन, आई थिंक आप लोग को ये साइन अभी तक याद होगा नहीं। ओके, तो सब अब पढ़ लेंगे, सब कवर कर लेंगे। ठीक है, तो बिना अ के व्यंजन को हलंत लगाकर लिखा जाता है। ठीक है, यानी जब स्वर नहीं जुड़ रहा है व्यंजन वर्ण में तो नीचे हलंत लगाते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, हिंदी में मूल व्यंजन 33 होते हैं। बार बार क्वेश्चन सीटेट में आते हैं। ठीक है, तो मूल रूप से कितने होते हैं? तो 33 होते हैं। नोट डाउन कीजिएगा, स्क्रीनशॉट अभी आप ले लो। आप आते हैं संयुक्त व्यंजन के बारे में। दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने हुए व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे क प्लस श, 6 होते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार लगा लेना। ओके, नोट डाउन जरूर कर लेना। ओके, तो 6 कैसे बनता है? क प्लस श, ऐसे आएगा क्वेश्चन में। 6 किस प्रकार से बनता है या फिर 6 की संधि क्या है? ओके, तो क प्लस श 6, त प्लस र त्र, जैसे त्रिकोण या त्रिशूल। ज प्लस अ ज्ञ बनता है, जैसे ज्ञान विज्ञान। श प्लस र श्र बनता है, जैसे श्रम श्रु लेख। ओके, ध्यान दो, यहाँ जुड़ने वाला व्यंजन अपने मूल रूप में नहीं है। ओके, मूल रूप में बिल्कुल नहीं है। जो व्यंजन यहाँ पे जुड़ रहा है, जुड़ने के बाद उनका रूप बदल जाता है। ठीक है, रूप उनका चेंज हो जाता है। अब आते हैं संयुक्ताक्षर। ओके, संयुक्त व्यंजनों की तरह ही संयुक्ताक्षर भी दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं, ये भी नोट डाउन कीजिएगा। पर यहाँ जुड़ने वाले व्यंजन अपने मूल रूप में ही होते हैं, मूल रूप में ही होते हैं, चेंज नहीं होते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं संयुक्ताक्षर और उनसे बने शब्द को। पहला इसमें च प्लस छ, प प्लस या प्य, जैसे प्यार प्याज। स प्लस व स्व स्वर स्वाद। न प्लस य न्य, जैसे अन्य वन्य। यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं टोटल, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इन्हीं से क्वेश्चंस देगा, ज्यादा इधर उधर से नहीं देता है। ठीक है, क्योंकि आप अगर पेपर 1 की एग्जाम दे रहे हो तो आप 1 to 5 की स्टूडेंट के टीचर बनने वाले हो। ठीक है, तो उन्हीं से ये क्वेश्चंस उठा के देता है, इसलिए मैं उससे ज्यादा लेवल का लेके नहीं आई हूँ। क्लास 5 की ही ये बुक है। अब आते हैं द्वितीय व्यंजन के बारे में। दो समान यानी एक जैसे व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखा दिया गया है, च हो जाता है, जैसे सच्चा बच्चा। ठीक है, तो जितना है स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। र के रूप में, र के है कई रूप निराले। कर्म करो तो ऊपर जाए, ग्रह कहो तो मध्य में आए, ड्रम बोले तो नीचे आए। बच्चों, कविता से आप जान ही गए होंगे कि र के कई रूप है। अब इन चित्रों को देखो, जैसे कार, पर्वत, ये भी जो रेफ है ये र के ही रेफ है। समुद्र यानी द में जो त्र की मात्रा है ये भी र रूप है, और ट्रम। ठीक है, अब आती हूं मैं नीचे। इन उदाहरणों से हमें पता चलता है
कि र स्वतंत्र व्यंजन है। ठीक है, स्वतंत्र व्यंजन कौन सा है, तो ये र है, ये भी नोट डाउन कीजिएगा। इसमें अन्य वर्णों और मात्राओं के प्रयोग से अनेक शब्द बनते हैं, जैसे रात, पर, गरम, रूप, रिक्शा, रेल, रूम इत्यादि। सेकंड है, जब र आधा अर्थात स्वर रहित हो तो यह अपने में से बाद वाले व्यंजन के रूप में रेफ रूप, यानी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सिंबल में लगता है, जैसे शर्म, श प्लस अ प्लस र प्लस म प्लस अ। ओके, तो ये जितने तोड़े गए हैं यहाँ पे संधि की गई है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जब खड़ी पाई वाले वर्ण आधे अर्थात स्वर रहित हो तो र यानी स्वर रहित उनके पैर में पदेन रूप में, जैसा कि फिगर में यहाँ पे सिंबल देख रहे हो, में जुड़ता है, जैसे क्रम, ओके, और परिणाम। फोर्थ है, गोल गुंडी वाले स्वर रहित व्यंजनों, जैसे यहाँ पे सिंबल में देख रहे हो, के साथ जुड़ने पर र पदेन रूप में उनके नीचे आ जाता है, जैसे, ठीक है, तो ये हो गया र पदेन, नीचे लग रही है चूंकि, तो र पदेन याद रखिएगा, जैसे ट्रक और ड्रम। तो क्लियर कर दी मैं, स्क्रीनशॉट लेते जाना, ये आपका काम है। अब आती हूँ मैं यहाँ पे वर्ण विच्छेद के बारे में। वीडियो लंबा हो रहा है पर बढ़िया से समझिएगा, एक बार में नहीं आ रहा है, 2 बार देखो वीडियो को, 3 बार देखो, बट जरूर देखो। और वीडियो पसंद आते तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, मैं वेट करूंगी आपका। अब वर्ण विच्छेद, जैसे माला, और माला को तोड़ दिया गया, म प्लस आ प्लस ल प्लस आ। ओके बच्चों, जिस तरह माला के मनकों को अलग अलग किया जा सकता है, उसी तरह हम शब्दों को वर्णों से भी अलग अलग कर सकते हैं, इन्हें वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मित्र को तोड़ दिया है, पर्वत को तोड़ दिया है। ठीक है, मैं तोड़ दिया मतलब पत्थर और पर्वत को नहीं, उनकी शब्द को तोड़ा है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। हमने क्या जाना, अब रिकॉल, क्योंकि ये छोटे बच्चों की बुक है ना, तो इसमें रिकॉल दी गई है, थोड़ा सा कट गया है, बट मैं क्या करूं, बुक से लेते समय थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मेरे से, बट हम लोग इसको कवर कर ही लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, हमने जान लिया है। वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वरों एवं 33 व्यंजनों के अलावा संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और श्र, अयोग व वर्ण अंग, अ और अ, अतिरिक्त वर्ण अंग और ढ की तथा दूसरे भाषाओं से आई आगत ध्वनियां आ, ज और फ भी शामिल है। ओके, नेक्स्ट है, इसमें स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और व्यंजन स्वरों की सहायता से, नोट डाउन करते जाइएगा। स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर एवं प्लुप्त स्वर। व्यंजनों के साथ स्वर मात्राओं के रूप में जुड़ते हैं। 2 भिन्न व्यंजन के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा अगर अलग अलग नेम दे रहे तो। 2 एक जैसे व्यंजनों से बने व्यंजन द्वित व्यंजन कहलाते हैं। शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो ये था आज का चैप्टर, जो हो गया है यहीं पे समाप्त। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे अगर हमारे आप नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा 3rd चैप्टर होगा, उसमें शब्द रचना के बारे में यानी मॉर्फोलॉजी के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, तो चलिए मिलूंगी मैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चैनल के साथ आप बने रहिएगा और बाय बाय।